हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम के अंदर आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अधिकतर बीकॉम के अंदर सेमेस्टर सेकंड में आता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर थर्ड या फोर्थ में भी हो सकता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपका सब्जेक्ट अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो यहां पर देखिए इस चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए आप क्या लिखा हुआ है, भाई इशू, फिर क्या लिखा हुआ है फॉरफीचर, और फिर क्या लिखा हुआ है री इशू। तो इशू, फॉरफीचर और री इशू किसको करना है? शेयर्स को। तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं। अगर आप शेयर्स के बारे में जानते हैं, हिंदी में इनको अंश बोलते हैं, ठीक है। तो अगर शेयर्स के बारे में जानते हैं तो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट हम ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है, तो उस केस के अंदर हमें शेयर्स को समझने से पहले समझना पड़ेगा भाई कंपनीज को या किसी कंपनी को। कंपनीज क्या होती है, कंपनी क्या होती है। जब कंपनी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। फिर आपको बहुत सारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसमें बहुत सारी जो कंपनी से रिलेटेड टर्म्स आती है, उसको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। वो टर्म देख के आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो ये है। तो चलिए क्यों ना हम थोड़ा सा कंपनीज को समझ लेते हैं, कंपनी क्या होती है वो समझ लेते हैं, और फिर वो कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है और शेयर्स क्या होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, ठीक है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखना, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारी टर्म्स आप जानोगे जो आगे आपके इस सब्जेक्ट के अंदर जगह जगह अलग अलग चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, आपको ये मतलब है ना, नहीं हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वो लैंग्वेज क्या है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप प्लीज फोकस करना, बिना स्किप किए वो पूरा देखना। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पार्टनरशिप फर्म है। कौन है? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म तो हमने क्लास 12th में देखी होगी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। एक ए है और ये बी है, ये दोनों कौन है? पार्टनर है। पार्टनरशिप फर्म आपको पता है, आप भी पार्टनरशिप कर सकते हो, है ना। जैसे आप और आपके दोस्त ने मिलकर के कोई बिजनेस कर दिया, तो आप लोगों के बीच में क्या होगी? पार्टनरशिप होगी। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपस में आप बांट दोगे, दोनों मिलकर के बिजनेस करोगे। तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म है, ये बिजनेस का एक टाइप है। ओके, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जिसमें अकेला ही आप आसपास जितनी भी दुकानें देखते हो उसमें एक ही उसका मालिक होता है, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यापार बोलते हैं। लेकिन जब वो व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो कई बार वो दूसरे लोगों के साथ साझेदारी कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो ये पार्टनरशिप फर्म है। इसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है और न्यू एक्ट भी लगता है, एलएलपी एक्ट 2008। ये दोनों ही टॉपिक हम कंपनी लॉ के अंदर पढ़ते हैं। ओके जी। और बिजनेस लॉ के अंदर भी आपने पढ़े होंगे सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर। तो ये दोनों पार्टनर है। अब इन लोगों का ये है कि ये अपने बिजनेस के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का एक्सपांसन करना चाहते हैं, और इसके लिए इनको चाहिए भैया पैसा, कैपिटल, पूंजी। देखो, बिजनेस के आइडियाज तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे होंगे, आपके दिमाग में भी बहुत सारे होंगे, लेकिन बिजनेस जब करने निकलते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज की क्या जरूरत होती है? कैपिटल, पूंजी। जब कैपिटल होगी, पूंजी होगी, तो बिजनेस करेंगे ना। तो इनके दिमाग में भी ये है कि भाई इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो हम बिजनेस कर रहे हैं, मान लेते हैं अभी ये किसी बनाया बनाया माल लेते हैं और बेचते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि भाई उस गुड्स की हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें, उसकी फैक्ट्री लगा दें और बड़े लेवल पे लगा दे, मशीनें इंपोर्ट करे, है ना, बाहर से, फॉरेन से, जिससे उसकी मैंने जो गुड्स बनाएंगे उसकी कॉस्ट कम आएगी। मैं आपको थोड़ा डीप ले जाना चाहता हूं। तो उस केस के अंदर अब ये सोच रहे हैं यार पैसा चाहिए, पैसा तो है नहीं ज्यादा, बैंक वगैरह लोन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ क्यों प्रॉब्लम होगी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, हम जो है सबसे पहले हमारी इस पार्टनरशिप फर्म को जो है कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो लीगल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, और कंपनी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। अब वो कैसे करेंगे? तो इनको भैया सबसे पहले आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं, उसके पास जाना होगा। मैं आपको थोड़ा सिंपल बताऊंगा ना, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, वो हम कंपनी लॉ में पढ़ेंगे।
है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डालना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। एओए और एमओए दो डॉक्यूमेंट होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट भर करके इनको आरओसी के पास में जमा कराना होगा। मतलब पूरी जो भी फॉर्मेलिटीज है एक कंपनी को बनाने की, वो पूरी इनको क्रिएट करनी होगी। भर करके फॉर्म में आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में जमा कराना होगा। और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जब देखेगा भाई सब कुछ बढ़िया है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन है उसका रजिस्टर जो है सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो है उसका क्या इशू कर देगा, सर्टिफिकेट, ठीक है। अब कंपनी जो है उसका इनकॉर्पोरेशन हो गया है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन हो गया है। और जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आ जाता है, कंपनी जो है ना वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करने लग जाती है, यानी कि कंपनी का जो है वहां पर हो जाता है बर्थ। मान लेते हैं इन दोनों ने जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है इनको, इसमें इन कंपनी का, इस कंपनी का नाम है एबी, ठीक है, एबी है ना, ए एंड बी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, वो टाइप्स में पढ़ेंगे हम कंपनी का, ठीक है। मान लेते हैं हम, मैं आपको पब्लिक लिमिटेड का ही एग्जांपल दे देता हूं, एबी लिमिटेड इन कंपनी का नाम है, सिंपल रखने के लिए। आर्टिफिशियल पर्सन के सर क्या मायने हैं, कंपनी का बर्थ हो गया, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि अब कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर सकती है, कंपनी अपने नाम से किसी बंदे पर केस कर सकती है, सामने वाला बंदा कंपनी पर केस कर सकता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन ये होता है। हम नेचुरल पर्सन है, ए और बी नेचुरल पर्सन है, लेकिन कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। जहां साइन करने होते हैं वहां पर कंपनी की सील लग जाएगी। तो इस तरीके से कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर होता है और कंपनी काम करती है। मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में ले जाऊंगा, डिटेल में देखूंगा तो थोड़ा बहुत लंबा चल जाएगा ये लेक्चर, वो हम कंपनी लॉ के लेक्चर नंबर 1 में समझेंगे अच्छे से। ओके, तो सर अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर कंपनी का बर्थ हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ओके जी बढ़िया है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई ये जो बंदे थे पार्टनर्स, जिन्होंने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, खर्चा किया है, फॉर्मेलिटीज पूरी की गई है, तो इन पार्टनर्स को जो है ना, जिन्होंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया, इनकॉर्पोरेशन करवाया है, इनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तक। तो ये जो प्रमोटर्स हैं, इन्होंने ये सब कुछ काम किया है। लेकिन जैसे कंपनी जो है ना उसका बर्थ हो जाता है, उसका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है ना, उसके बाद में प्रमोटर्स का इतना कोई में मेजर रोल नहीं होता है। मतलब ये ऑनर नहीं होंगे कंपनी के, होंगे लेकिन उसके लिए एक एक्टिविटी के अंदर इनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। चलिए, अब कंपनी को अपने नाम से, फॉर एग्जांपल के लिए फैक्ट्री लगानी है, अपने नाम से मशीनें खरीदनी है ना, तो वो कौन करेगा, तो वो क्या होता है कि यहां पर जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, एमओए और एओए फॉर्म हम भर के डालते हैं ना, तो वहां पर हम बताते हैं भाई कंपनी कौन रन करेगा। तो वहां पर कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है, कंपनी के जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, या कंपनी का जो सीए होगा, सीएस होगा, वो कौन होगा, वो यहाँ पर नाम लिखे हुए होते हैं। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो कंपनी के सीएस वगैरह होते हैं, ये कंपनी के एक तरीके से एम्प्लॉइज होते हैं। कौन होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट डायरेक्टर है या कंपनी के जो सीए सीएस है, ये आगे की कार्रवाई करते हैं। ये क्या करते हैं कि भाई कंपनी को फैक्ट्री लगानी है, मशीनें खरीदनी है, लैंड खरीदना है, गुड्स परचेज करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बहुत सारे खर्चे करने, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये पैसा कहां से आएगा, तो ये लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं पब्लिक के अंदर, डायरेक्टर्स वगैरह मिलकर के, और इनकी टीम जो है, इनको मैनेजमेंट बोल सकते हैं, ये मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं कंपनी का। तो ये क्या करते हैं, कंपनी का इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस। अब नाम याद रखना, देखना, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, कंपनी क्या है, उसकी पूरी डिटेल दे रखी होती है कि भाई ये हमारी कंपनी है, ये पहले ये पार्टनरशिप थी, ये काम करती थी, अब हम ये करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये गुड्स बेचेंगे, फिर इस मार्केट में जाएंगे, वहां से हमको लग रहा है एस्टिमेटेड इतनी सेल होगी, इतना प्रॉफिट कमाएंगे। मतलब फ्यूचर कंपनी क्या करेगी वो पूरा लिखा हुआ होता है। और उसके साथ में लिखा हुआ होता है इसके अंदर
कि जो जो व्यक्ति इस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है वो इस डेट को अप्लाई कर सकता है, पैसा लगा सकता है। तो उसी प्रोसेस, अब देखो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे इस कंपनी में, जब इस कंपनी के पास पैसा आएगा फिर ये कंपनी आगे काम करेगी। तो इन्वेस्टर जब इसमें पैसा लगाएंगे, या पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक इसके अंदर जब पैसा लगाएगी ना, तो वो जो पैसा लगाएगी तो उसके बदले में इनको कोई तो प्रूफ चाहिए कि हाँ भाई इस कंपनी में मेरा इतना पैसा लगा हुआ, उसी को बोलते हैं शेयर्स। तो उनको प्रूफ के रूप में क्या मिल जाते हैं, शेयर्स मिल जाते हैं, और कंपनी में क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है, और कंपनी उस पैसे से क्या करती है, बिजनेस करती है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है, और कंपनी आगे बढ़ती है। और एंड में जो भी प्रॉफिट होता है वो उन इन्वेस्टर में जिनके पास शेयर्स है उनमें बढ़ जाता है, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो यहां पर ये जो शेयर इशू करने का जो प्रोस्पेक्टस, शेयर इशू करने का जो प्रोसेस है, उससे पहले क्या इशू होता है, प्रोस्पेक्टस इशू होता है। अब ये जो प्रोस्पेक्टस है ना, ये क्या है, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है। इसी से तो पता चलेगा ना लोगों को, इन्वेस्टर को, भाई भी फलाना कंपनी जो है वो अपने शेयर्स इशू कर रही है, हम चाहे तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। RHP बोलते हैं इसको शॉर्ट में, है ना। P मतलब प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस जैसे इशू हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है, तो लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डेट पर कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको IPO बोलते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है ये पूरा, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आपने बहुत सुना होगा, IPO। तो वही कंपनी जब पब्लिक में शेयर इशू करती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, और ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू काम सारा होता है। अब मैं सिंपल में आपको बताऊं तो इसमें होगा क्या, कि ये जो कंपनी है हमारी, हाँ, ये कंपनी क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी। मान लेते हैं AB लिमिटेड प्राइवेट पब्लिक कंपनी है ये, और पब्लिक कंपनी बन गई है, और ये क्या करेगी, पब्लिक में क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी, शेयर्स इशू करेगी। अब यहां से ध्यान देखना, अब इसने क्या किया भाई, 10 लाख शेयर इशू किए, कितने, 10 लाख शेयर इशू किए, 10 लाख शेयर्स, और एक शेयर कितने रुपए का, फॉर एग्जांपल के लिए एक शेयर है 10 रुपए का। अब यहां पर पब्लिक में जिन जिन लोगों को परचेज करने होंगे वो इन शेयर्स को परचेज करने के लिए कंपनी में अप्लाई कर देंगे और पैसा जमा करा देंगे। तो यहां पर जैसे इस व्यक्ति को 10 शेयर खरीदने हैं, तो ये कितने रुपए जमा कराएगा, 10 शेयर, और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का, तो 100 रुपए का। जैसे मैं हूं और मुझे 1000 शेयर खरीदने इस कंपनी के, तो मैं कितने रुपए जमा कराऊंगा, 1000 इंटू 10, 10,000 रुपए। इस तरीके से कोई 100 शेयर, कोई 1000 शेयर, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000। और यहां पर जो हमारे वो प्रमोटर थे A और B, उनका तो खुद का एक तरीके से आइडिया था ये पूरा, तो वो ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी के शेयर परचेज कर लेंगे, ठीक है। ओके जी। तो अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही ये शेयर्स यहां इशू हो जाएंगे और ये लोग पैसा जमा करा देंगे कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर, तो कंपनी के पास में आ जाएंगे 10 लाख शेयर्स है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। अब ये 1 करोड़ रुपए फंड किसके पास में आ गया, कंपनी के पास में आ गया, इसके पास में। अब ये जो 1 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास में आए हैं, AB लिमिटेड के पास में आ गए, उससे वो बिजनेस करेगी, और एंड में जो भी प्रॉफिट होगा वो इन सब शेयर होल्डर्स के अंदर बट जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स बोल दो, मेंबर्स बोल दो, और उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो वो आगे की बात है, लेकिन हमारा इस चैप्टर में क्या है, हमारा इस चैप्टर में क्या करना है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, शेयर इशू हो रहे हैं, कंपनी के पास में पैसा आ रहा है, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शंस की हमें करनी है अकाउंटिंग। इसलिए चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ये जो शेयर्स इशू हुए इसकी अकाउंटिंग। तो शेयर्स क्या है, शेयर्स एक डॉक्यूमेंट है और उसकी कुछ एक वैल्यू होती है। तो ये 10 लाख जो है ये है नंबर ऑफ शेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। और ये 10 रुपए जो है ये क्या है, ये इस शेयर की फेस वैल्यू है। क्या है, फेस वैल्यू या पार वैल्यू भी बोलते हैं इसको। और ये जो 1 करोड़ है ये क्या है, ये है शेयर कैपिटल। तो शेयर इशू हो रहे हैं, उसके बदले में जो पैसा आ रहा है उसकी हमें
उन ट्रांजैक्शन की हमें अकाउंटिंग करनी है इस चैप्टर के। तो अब अगर आपको कोई पूछे कोई शेयर क्या होते हैं, शेयर्स आजकल तो डीमेट फॉर्म में होते हैं, आपको पता है। शेयर एक मतलब शेयर का मतलब ही क्या होता है, हिंदी बोलते हैं अंश, मतलब एक हिस्सा, मतलब एक हिस्सा। आपने एक शेयर खरीद लिया है तो आपको कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, आप कंपनी के थोड़े से मालिक हैं। ओके जी, तो शेयर होल्डर की कंपनी की रियल ओनर होते हैं, ठीक है। तो शेयर जो है ना वो जैसे एक शेयर है और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो ये जो एक शेयर है ये ही है आपका उस शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा। जैसे हमारी जो शेयर कैपिटल है वो कितने की है, 1 करोड़ रुपए की है। शेयर इशू करने से जो हमें पैसे मिले वो कितने मिले, 1 करोड़। तो ये जो 1 करोड़ है ये क्या है, ये शेयर कैपिटल है। तो क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल यानी कि पूंजी, ठीक है। और ये जो शेयर कैपिटल है इसके छोटे छोटे जो हिस्से हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। वो कितने थे, शेयर्स थे भाई 10 लाख, इसके छोटे छोटे 10 लाख हिस्से हैं, इनको बोलते हैं हम शेयर्स, ठीक है। और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। ये क्या है, एक शेयर की वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, ये हो गया उसकी एक शेयर की वैल्यू। और जब नंबर ऑफ शेयर को उसकी एक शेयर की वैल्यू से, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आ जाती है शेयर कैपिटल। और कंपनी के पास में जब इतना पैसा आता है तो ये इंटरनल पैसा होता है। अब आप बोलोगे सर लोन भी तो ले सकते थे, ये पूरा पब्लिक में शेयर इशू करना, आईपीओ लाना, ये सब क्यों होता है? तो थोड़ा सा बताता हूं। देखो होता क्या है कि अगर हम 1 करोड़ का लोन ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो प्रमोटर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स थे वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर देते और उसके बाद जो उनके पास पैसा होता वो लगा देते और मान लेते लोन ले लेते कुछ गिरवी रख करके। तो उस केस में क्या होता है, लोन पे तो भैया हर बार इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है, उससे कोई मतलब नहीं। बट अगर हम शेयर्स इशू कर लेते हैं तो जो शेयर होल्डर है जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो कंपनी के मेंबर भी बन गए, एजीएम में पार्टिसिपेट भी करेंगे, मीटिंग में भी आएंगे, वोटिंग राइट भी होता है इनके पास में, तो ये जो शेयर होल्डर है, मेंबर है, ये कंपनी के ओनर की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही इनको कुछ डिविडेंड प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। मान लेते हैं कंपनी आगे 5-6 साल तक जो है प्रॉफिट करती नहीं है तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि कंपनी को कुछ भी नहीं देना, फ्री में 5-6 साल तक ये 1 करोड़ रुपए यूज करे जा रही है, लेकिन फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा इनको। तो इस तरीके से ये पूरा मामला चलता है। आजकल ये सारा का सारा शेयर इशू करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आईपीओ के थ्रू होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू होता है। और इसमें क्या होता है भाई, पूरा ही आजकल डिजिटलाइज हो गया है। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं, ऐसे कैसे डीमेट अकाउंट एक होता है जिसमें हम शेयर्स रख सकते हैं। तो आपको सिंपली जेरोदा या फोन ये है ना ग्रो वगैरह ऐसी ऐप आती है, 5 पैसा वगैरह ऐसी, एंजल वन, वो ऐप में आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है और वहां पर एक जो भी नए नए कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, आईपीओ लेके आ रही है क्योंकि उनको पैसा चाहिए, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं, आप आईपीओ में अप्लाई कर दीजिए। तो ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और जो वो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। वो डिजिटलाइज आता है, अब फिजिकल फॉर्म में नहीं आते, पहले आते थे। तो अब ये प्रोसेस बहुत आसान हो गया है, आपके मोबाइल के अंदर हो सकता है। अगर आपने कर रखा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्या, बहुत सारे लोग जो है, यंग जनरेशन भी जो है अभी आईपीओ में पैसा लगा रही है, क्योंकि आईपीओ में लिस्टिंग गेन भी मिलता है उनको सेकेंडरी मार्केट के अंदर, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, शेयर मार्केट बोलते हैं। लेकिन आईपीओ जो लेके आते हैं वो प्राइमरी मार्केट में आता है। ओके जी, यानी कि डायरेक्ट आपको कंपनी से शेयर मिलता है, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट का मतलब हो गया कंपनी शेयर अभी इशू नहीं कर रही है, उसने पहले कर रखे हैं, लोग आपस में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट तय हो जाती है। उसको हम सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। जैसे कि हमारा OLX होता है ना, वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वहां पर सेकंड हैंड शेयर मिलते हैं। फर्स्ट हैंड शेयर जो है वो कंपनी प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट इशू करती है लोगों को, और उसके बाद में वो शेयर सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं और वहां पर आप खरीद बेच सकते हैं, प्रॉफिट वगैरह का और ट्रेडिंग वगैरह सब चलता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो किसी अच्छी कंपनी को चुनते हैं, उसके शेयर्स को परचेज करते हैं, काफी टाइम तक अपने पास होल्ड करते हैं, उसके क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट चेक करते हैं, ये सब होता है। ओके जी, तो आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर आगे जो है ना, नेक्स्ट कल मैं सीधा का सीधा चल जाऊंगा शेयर
इशू कराने के प्रोसेस पर। आज मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया शेयर इशू कराने के कॉन्सेप्ट पर। इसमें हम सबसे पहले शेयर्स क्या होते हैं वो हमने समझ लिया, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या होता है वो हमने समझ लिया आज, ठीक है। उसके अलावा फेस वैल्यू क्या होती है वो हमने समझ लिया। कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको दो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, वो अभी बता देता हूं क्या। सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्या नहीं होता है वो समझेंगे। और फिर नेक्स्ट कल हम एक चीज और करेंगे, और वो है बहुत सारे मैं आपको कल चार्ट बनवाऊंगा, चार्ट्स जो बहुत ज्यादा काम आएंगे आपकी इन शेयर्स को इशू करने की अकाउंटिंग के अंदर। और प्लस देखेंगे कि अगर टाइम मिल गया तो शेयर इशू करने की जो जनरल एंट्रीज हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये हमने कर लिया लेक्चर नंबर 1 के अंदर, आज कॉन्सेप्ट समझा। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम ये करेंगे। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बताने को बहुत कुछ था लेकिन फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, लेकिन फिर भी अगर कंपनी के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो कंपनी लॉ का जो लेक्चर आएगा फर्स्ट, उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर मैं कंपनी के बारे में फुल डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या हमारी अकाउंटिंग ज्यादा है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे थोड़ा कम जोर दिया है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।